आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब। सलाम अब्दुल रब साहब। रब साहब जनाब, मेडिकल काउंसलिंग में हमने एक साथ मिलकर कई प्रोग्राम्स किए हैं। जी, बल्कि मेडिकल काउंसलिंग में हम 2 ही कर रहे हैं। तो मैं आपसे क़ब्ल अज़ीम ये पूछना चाहूँगा, प्रोग्राम शुरू होने से क़ब्ल जी, इस वक्त शहर हैदराबाद में या फिर आप हिंदुस्तान की ही बात ले लीजिए, नीट और मेडिकल तलबा चर्चे में हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो चाहे यूनिवर्सिटी की गलतकारियाँ हों या फिर बदउनवानियाँ और बेकायदगियाँ हों या एनएमसी की लापरवाहियाँ हों, वेल कुछ भी हो, ये इस वक्त मेडिकल के तालिब इल्म और नीट का इम्तिहान जो 17 तारीख को होने वाला है, तो ये चर्चे में है। ये चर्चा क्यों है और ये इम्तिहान किस तरह शुरू होने वाला है, पहले का क्या था, उसको कौन कंडक्ट करता था और अब इसका क्या है, ये तलबा जानना चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह तो कोशिश करूँगा। मारिफत आपके, आप उन्हें बताइए कि अब के साल उनका क्या लाहिया अमल रहेगा और वो किस तरह ख़ुद को आसानी से इम्तिहानी मरकज़ तक ले जा सकें और तैयारी कर पाएँ। जी, सबसे पहले तो वाजिद साहब, मैं आपका और पैगाम टीवी की जो मुकम्मल टीम है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मेडिकल काउंसलिंग के बारे में पैगाम टीवी जितने और आप में और मैं जो है इतने यानी लोगों में हर दिल अजीज़ हो गए हैं कि हमारी मेरे साहब जो है ना, दोस्त फ़ोन करके बोल रहे थे, साहब टीवी पे या यूट्यूब पे या टीवी पे या फेसबुक पे जैसे ही आपका चेहरा दिखता है या वाजिद साहब का चेहरा, तो हम समझते हैं कि मेडिकल काउंसलिंग के बारे में कोई बात हो रही है। तो इतना यानी आप जो है ना मेडिकल तलबा के लिए आप लोग पैगाम टीवी की तरफ से जो रहनुमाई कर रहे हैं, ये बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल है ना। बेशक बेशक। तो जैसे आपने कहा कि मेडिकल तालीम और मेडिकल तलबा इस वक्त जो है ना कश्मकश में है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो 3 मेडिकल कॉलेजेस के परमिशन कैंसिल किए गए एनएमसी के ज़रिए, वो ज़रा थोड़ा सा जो है, इससे पहले भी हम एक वीडियो में उन चीज़ों को यानी डिटेल बता चुके, मुनासिब नहीं था, जिस ढंग से उसको करना था नहीं किए, उसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं और एनएमसी भी इस वक्त परेशान है। बच्चे कोर्ट को चले गए हैं। तालीम तो जारी है, तालीम चल रही है। टीआरआर के पिछले वीडियो में मुझे एक किसी का तालिब इल्म ने कहा था कि एमएनआर में जो है ना यूजी की तालीम मुतासिर हुई है, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ, मैं इस्तफसार करने पर मालूम हुआ कि एमएनआर में भी यूजी की तालीम चल रही है। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा जो है ना फीस एडिशनल लागू कर दी गई, उसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसकी वजह से नहीं, परमिशन कैंसिल की वजह से नहीं है। तो एमएनआर कॉलेज का जो यानी इस वक्त पोजीशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। और सुना कि अभी एक कल या परसों एक पेरेंट ने जो है ना मुझे फ़ोन भी किया था कि वाइस चांसलर भी आए थे KNR UHS के, और उन्होंने भी एमएनआर के बच्चों को जो है यानी वो दिया है, एक अश्योरेंस दिए है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मसले को हल कर दिया जाएगा। रब साहब, अब ये जो आने वाला माह है, जुलाई का महीना, ये महीना नीट के तलबा जो इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो ये 17 से पहले इन लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह अपने आप को तैयार करते हुए मरकज़ तक जाना चाहिए? सबसे पहले तो कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल किए हैं कि साहब अब जो 2021-2022 यानी पिछला जो हमारा वो क्लोज हुआ है, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लास्ट कट ऑफ रैंक्स क्या हैं और मार्क्स क्या हैं, अगर वो मालूम हो गया तो उसके एतबार से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ख़ासतौर से जिन्होंने पूछा है ये कि इस साल का मतलब 21-22 का जो है ना कट ऑफ गया है, वो कट ऑफ है, ये क्या है मालूम है ज़रा, ये गड़बड़ हो गई है, यानी डिले होने, कोविड की डिले होने की वजह से बच्चे परेशानी में आ गए हैं। तो
मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में, दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 501 है और उसका रैंक है 83,962 और कैंडिडेट का नाम है असरारुल हक अंसारी। और शादान का जो है उसका कट ऑफ मार्क्स है 471 और रैंक है 111143 और वो लड़की का नाम है नुज़हत तबस्सुम। और वीआर के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज का जो मार्क्स कट ऑफ है वो है 453 और उसका रैंक है 129714 129714 और ये लड़की का नाम है सैयदा मदीहा मेहरीन। और अयान मेडिकल कॉलेज का जो है ना सबसे लास्ट यानी कट ऑफ है, लोएस्ट कट ऑफ है और वो है 447 मार्क्स और वो रैंक है 136-239 और लड़की का नाम है अमीना बेगम। अब इस एतबार से बच्चे समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है ना फिजिक्स का पेपर कुछ ज़्यादा यानी मुश्किल था, मुश्किल आने की वजह से कट ऑफ नीचे गया था जी 447 के। लेकिन इस साल ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ होता है उससे आने वाला साल यानी कट ऑफ मार्क्स बढ़ते हैं जी। तो पिछले साल जो हुआ था वो 465 था जी बिल्कुल, वो 465 से 447 हुआ, गिरा इस साल। जो आपने आदात बताए थे वही पे उतरा, वो हुए। तो लेकिन आप 465 को ध्यान में रख के चलिए और इस साल 20 मार्क्स अगर आप बढ़ जाते हैं 20-25 मार्क्स तो 490 हो गया आपका 25 मार्क्स के एतबार से। तो 490 बल्कि आप 500 को पकड़ के चलिए कि ये कट ऑफ जाएगा। अच्छा, अब जो भी बच्चे हैं 500 के ऊपर स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए उनको, तो जाके जो है ना इनको सीट यानी महफूज रहेंगे ये लोग। कि वो भी क्या है लास्ट में यानी अयान मेडिकल कॉलेज जैसा या TRR मेडिकल कॉलेज या तुरबी मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह पर बता रहा हूँ मैं। यानी अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो है ना उस्मानिया का कट ऑफ है 402 मार्क्स और गांधी का कट ऑफ है 625 मार्क्स। तो ये 625 के ऊपर ही जाना, आप नीचे नहीं आ सकते। अच्छा। तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है, बड़ी मुशक्कत करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बच्चों को जो है ना बड़ी एहतियात है। अब BCE का जो है वो 570 है उस्मानिया का और गांधी का है 575। तो जो बच्चे बल्कि यूँ समझिए कि 600 एंड अबो जो बच्चे लाएंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके ऊपर भी कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। तो उस एतबार से जो है ना बच्चों का यानी कट ऑफ अब आप जहन में ये रख के चलिए कि मुझे कम से कम 600 के ऊपर अगर मैं मार्क्स लेके आऊँगा या आऊँगी तो ही मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के तवक्कुआत हैं और वो भी उस्मानिया गांधी में नहीं, आउटसाइड हैदराबाद जी। और अगरचे आपको यहाँ के कॉलेजेस में लेना चाहते हैं आप मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपको मैं बता चुका कि 501 जो है ना कट ऑफ दक्कन का था जी। तो अब ये बढ़ के जो है जाएगा 520-525 हो जाएगा। तो दक्कन में अगर आपको सीट चाहिए तो कम से कम आपको 550 मार्क्स लाना और थोड़ा मेहनत करना। अब उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो अयान में आने तक के आपको 500 या 490 ऐसा। मगर बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में जाने का सोचने के बजाय अपनी पढ़ाई में जो है ना और तेज़ी लाइए और ऊपर उठते हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस या अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। बहुत सही फरमा रहे हैं, बहुत सही फरमा रहे हैं आप। यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो डिग्री मिलती है, उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अलग होती है, फिर उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की बिल्कुल अलग होती है। तो इस एतबार से जो है ना, जैसे वाजिद साहब ने कहा, कैंडिडेट से मैं भी जो है ना गुजारिश करूँगा कि आप जब डॉक्टर बनना ही है तो एक बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर बनिए। खाली सर्टिफिकेट का डॉक्टर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग हैं डॉक्टर क्या कर रहे हैं, 40,000 50,000 की ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप बेहतर से बेहतर जो है ना इस अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार करके जो है ना बड़े से बड़े डॉक्टर बनने की कोशिश कीजिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और आवाम की खिदमत कीजिए। खिदमत को नस्बुल-आइन बना लीजिए। जी हाँ। अब जहाँ तक हम 17 तारीख का असल मौजू पे आते हैं, तो अब नीट का एग्ज़ाम जो है ना कई एक यानी क्या कहेंगे प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं चल रहा था कि भाई नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, 17 जुलाई को कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई इत्तला नहीं है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर प्रधान साहब ने कह दिया है कि अब चूँकि बच्चे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इस एतबार से सिटी का डिक्लेरेशन भी कर दिया गया है। कौन सी सिटी आपने ऑप्ट किया था, 99.9% जो है ना, जो सिटी आप पहली ऑप्शन दिए थे वही सिटी आपको अलॉट की गई है। अब आपको सेंटर मालूम करना है। तो जब सिटी डिक्लेयर हो चुकी है
अब सेंटर का डेट बिल्कुल करीब में है, तो इसके माने ये है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की कोई तवक्कुआत नहीं है। तो आप लोग जहन से ये बात निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और आपको पढ़ने के लिए और टाइम मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल आप जहन से निकाल के अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लीजिए कि आपको 17 जुलाई को एग्ज़ाम देना है नीट का 2022-2023 के लिए। अब आप खुद को 18 घंटे पढ़ने के लिए तैयार, बिल्कुल 18 क्या 20 घंटे 20 घंटे कर लीजिए अपने आप को। लेकिन ये कब तक कीजिए आप? एग्जाम शुरू होने से 2 दिन पहले तक। 15 जुलाई को आप ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, उसके बाद से सिर्फ रिलैक्स हो जाइए और मेंटली जो है ना, अब तो पूरा जितना आपका स्ट्रेस है, जितना भी यानी जहन के ऊपर बोझ है आपका, वो सारा निकाल के फेंक दीजिए। वरना एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप इतने फंक हो जाएंगे कि आप जो कुछ लेके गए थे यहाँ से वो भी भूल जाएंगे। जी, तो इस एतबार से जो है ना 15 तारीख तक जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। 15 के बाद से जो है ना आप 2 दिन आराम कीजिए, आराम के साथ बिल्कुल। और फिर आपका एग्जाम जो है ना 2:30 बजे से है, तो बहुत टाइम सुबह में भी उठ के रिलैक्स होकर नहा के रिवाइज कर सकते हैं, आराम के साथ चले जा सकते, कोई मसला नहीं है। अब जबकि सिटी डिक्लेयर हो चुकी जी, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का रहेगा जी। अब वो जो है ना, आज मैं समझता हूँ कि 1-2-4 दिन में वो आ जाना चाहिए। 10 तारीख से पहले आ जाना चाहिए जी। 10 तारीख से पहले अगर आ गया, समझिए आप आ गया तो आपको सेंटर मालूम हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा है कि बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में होते हैं, परेशानियों में जाते हैं सेंटर की वजह से। जी। अच्छा देखिए, आपने इससे पहले के प्रोग्राम में कहा था एक दिन कबल आप जाइए, अपना कॉलेज चेक कर लीजिए, अपना नंबर चेक कर लीजिए। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि जैसे ही बच्चे का कैंडिडेट का जो है ना सेंटर आपको मालूम हो गया, तो आप जो है ना टाइम निकाल के, एक दिन टाइम निकाल के जो है ना उस सेंटर को जाइए। क्योंकि सेंटर का कोड देखिए कौन सा सेंटर आपका है, क्योंकि जनरली होता क्या है, लास्ट ईयर बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, एक ही नाम के 3-4 ब्रांचेस रहते हैं। तो बच्चे जो है ना उसको कैंडिडेट हो या पेरेंट्स हो समझ नहीं पाते, एक तरफ जाने का एक तरफ दूसरी तरफ चले जाते हैं और टाइम बिल्कुल बचता नहीं है, उसमें भाग दौड़ करने में जो है ना 1 मिनट की ताखीर भी एग्जाम से जो है ना महरूम कर सकती है। तो इसीलिए पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि क्या लगे, हमारे हैदराबाद के अतराफ अकनाफ में बड़ी मुश्किल से 20 और 25 किलोमीटर के अंदर ही आपके सेंटर अलॉट होंगे। जी तो एक दिन पहले कम से कम, या उससे पहले जाते तो बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में, लेकिन कम से कम एक दिन पहले आप जाके सेंटर कंफर्म कर लीजिए कि यही सेंटर है क्या। अच्छा, फिर आपको रास्ता भी मालूम हो जाएगा भाई वहाँ पे कैसा जाना है। मिसाल के तौर पर बाचूपल्ली में आपका पड़ गया, समझिए कुछ लोगों को बाचूपल्ली का रास्ता नहीं मालूम है, कुछ लोगों को जो है ना जीडी मेटला का रास्ता नहीं मालूम है, तो आप एक बार अगर चले जाएंगे। कुछ लोगों को रामोजी फिल्म सिटी के वो तुर्कापल्ली वगैरह जो है ना वो नहीं मालूम है, तो इसलिए आप जाके जो है ना सेंटर्स के अगरचे पहले से एक दिन पहले अगर मालूम कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के दिन आप मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आराम से आप फ्री हो के आप जा सकते हैं। जी रब साहब, ये बात हो गई। अब आप तलबा को मुख्तसर अंदाज में बताइए कि ये लोग को क्या लेके जाना है और क्या नहीं ले जाना है। अच्छा, जैसे ही आपका सेंटर डिक्लेयर होगा उसके साथ ही जो है ना अब हाल टिकट रहेगा, हाल टिकट आएगा आपका, हाल टिकट में ही सेंटर डिक्लेरेशन होगा, उसी को हम जो है ना एडमिट कार्ड भी कहते हैं। तो अब जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड आप 3 कापी निकालिए। जी, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि आपको 3 कापी निकालना है। उसकी वजह ये है कि एक कापी आपकी, अच्छा हर एडमिट कार्ड के साथ लास्ट ईयर जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का जो डिक्लेरेशन दिया गया था, इस साल भी मैं समझता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का डिक्लेरेशन दिया जाएगा। मास्क लगाना है, मास्क नहीं डिक्लेरेशन है कि आप जो है ना कोविड से मुतासिर नहीं हुए हैं। अच्छा। अब जिंदगी में कभी भी आपको कोविड नहीं हुआ है या आप जो है ना कभी कोविड से मुतासिर हुए हैं, उसका इलाज कराएं, वो सब डिक्लेरेशन है उसमें। तो वो जो है ना डिक्लेरेशन आप घर पर ही फिलअप कर लीजिए। कोविड का अगरचे आता है तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी वो रिपीट हो, मेरा जहाँ तक ख्याल होगा, क्योंकि जो है ना एक वो चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं ना, तो उस एतबार से हो सकता है। तो आ गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डिक्लेरेशन आप घर में ही फिलअप कर लीजिए। आप अपना हाल टिकट जो है ना 2 रखना साथ में, जीराक्स एक जीराक्स रखिए और एक जो है ना ओरिजिनल रखिए। और 3 इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो डिक्लेरेशन के साथ आपका हाल टिकट भी ले लिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी वहाँ पे सेंटर में ले लिया जाएगा। अच्छा रब साहब, ये जो आप जिराक्स कराने की बात कर रहे हैं, 3 अपने साथ रखने की बात बोल रहे हैं, तो 3 भी कलर जिराक्स करवाना है कि नहीं, आप जिराक्स करवाई मत ना भाई, आप ओरिजिनल 3 डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा,
किरकिरी खत्म हो जाती। तो डाउन उसके मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर में आपसे ले लिया जाएगा। दूसरा, जब आपको एडमिशन के लिए KNRHS में जाना पड़ेगा या NTRHS में जाना पड़ेगा या ऑल इंडिया में कहीं पे भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। तो हो सकता है कि जब विंडो खुला रहे या नहीं रहे, तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक ही टाइम में तो 3 बार निकालो। एक जो है ना आप अपने रिकॉर्ड में रखिए घर में, भाई 10 रुपये का मसला है, कोई बड़ा मसला नहीं है। कलर प्रिंट निकाल लीजिए अपने पास, आप एडिशनल रख लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आप एक ही ज़रूरत पड़ती है, आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती डिक्लेरेशन फॉर्म की, तो उसको बाजू डाल दीजिए। आप एडमिट कार्ड जो है ना एहतियाती तौर पे 3 निकाल लीजिए, वरना आप एक भी निकाल देते हैं तो आपकी मर्जी की बात है। जेरॉक्स कॉपी आपके पास होती है। तो रब साहब, ये हो गया चीज़ें जो ले जानी है, एडमिट कार्ड जी। इसके बाद से अब क्या ले जाना है वो आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो जैसे आप एडमिट कार्ड ले लिए, लेने के बाद में जिस दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, आपको कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना है जी। कौन से कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो बुर्का पहन के नहीं जा रहे। अच्छा, तो यहाँ पर बात आती है, अगर बुर्का पहन कर जा रहे हैं तो उनको और ज़्यादा जल्दी जाना है, बहुत जल्दी जाना है जी, और जल्दी, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा जो है ना वो होगी, क्या बोलेंगे, स्कैनिंग होगी और लेडी स्टाफ जो वहाँ का रहेगा वो पूरा चेक करेगा आपको। तो मैं इससे पहले भी आपको बताया, ये इससे पहले के भी हमारे उसमें बताया था मैं कि बेहतर ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बुर्का तब तो पहन के जाते ही हैं, तो आप चले जाइए पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, जो भी आपके साथ आते हैं। सेंटर में जाने के बाद आप अपना बुर्का उतार भाई के हवाले कर दो या वालिदैन को, अपने भाई के पास या किसी के पास रख दीजिए, बाहर ही रख दीजिए, बहुत बेहतर है। इसलिए कि आप पहन के अंदर जाने के बाद में घंटा 1.5 घंटा गैर जरूरी आपका दिमाग जो है ना उसमें भी ये हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते, तो वो बेहतर ये है। अब अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो अब आपको ये जो प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, आप बुर्का पहन के जा रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले आप सेंटर पर रहेंगे। और अच्छी बात आप इसीलिए आपको हम लीजेंड कहते हैं रब साहब, ये काउंसलिंग के। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगा जो हिजाब में रहती हैं, बुर्का इस्तेमाल करती हैं, ऐसी लड़कियाँ 1.5 घंटा पहले जाइए, और जब बाहर बाबुद दाखिले में जो पहला गेट होता है उसमें घुसने से कबल आप अपना बुर्का उतार कर अपने भाई या वालिदैन जो भी आपके साथ आते हैं उनके हवाले कर दीजिए। और रब साहब, एक बात यहाँ पर यह है, लड़कियों के लिए कुछ गुंजाइश है, कान में बालियाँ ना पहने। नहीं, वहीं आ रहा हूँ, पहले ये ख़त्म करके, अटायर ख़त्म करके वहाँ पे आ रहा हूँ। तो बुर्खे में, अच्छा, आप बुर्का पहन के अंदर जाएंगे भी तो फिर आपको जो है ना ये कान खुला रखना पड़ेगा ना। स्कार्फ जो है आपका, स्कार्फ आप जो है पूरा ऐसा ये बंद नहीं कर सकते आप जी, क्योंकि फ़ोटो लेते हैं ना वहाँ पर। तो अच्छा, इसके जब तक कि आपके कान खुले नहीं है वो फ़ोटो नहीं ली जाती। तो आप बुर्का पहन के जाके वो हटाना करना क्यों, खामा खा के, यानी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सीधी ज़बान में बात नहीं करते, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं ना, तो उससे बेहतर है अपना रखो सारी चीज़ों से। लेकिन आप लोगों की मर्जी की बात है, ये नहीं कहना कि भाई आजकल उसके ऊपर बड़ा हंगामा चल रहा है। नहीं, हम तो आमतौर पे उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं ना। एक आसान तरीका आपको हम 700 नंबर तक लाने की कोशिश में। देखिए, इस्लाम में जो है ना कोई चीज़ इतनी सख्ती से जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं की गई। इस्लाम बाल से बारीकियां हैं उसमें, टेक्निकली इस्लाम नहीं, प्रैक्टिकल इस्लाम है। खैर, इसको हम बाजू को ये बहस का मौका नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि जाते वक्त आपको प्रोटोकॉल मेंटेन ये करना है कि आपके साथ पर्स नहीं रहेगा जी, आपके साथ फ़ोन नहीं रहेगा, आपके पास ब्लूटूथ नहीं रहेगा जी, डिजिटल वॉच नहीं रहेगी आपके पास जी, और आपके जो कपड़े हैं उसको जेब नहीं होना, नीचे कपड़ों के ऊपर कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के जो जाते हैं ना वो जेब के कपड़े पहन के नहीं जाना है आपको, वरना फिर वो जेबों में हाथ डाल के चेकिंग वुकिंग ये सारी चीज़, ये प्रॉब्लम होती। तो वो है, अगर चाहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वहाँ पहन के जा सकते हैं, चेकिंग तो ज़रूर होगी। और दूसरा जो है ना, आपको अपने साथ कोई चीज़, पेन, पेंसिल, रबर, कोई चीज़, आप एग्जाम पैड भी लेके जाना कोई नहीं, क्योंकि आपका टेबल है ना, एग्जाम टेबल दिया जा रहा है आपको, तो पैड की क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पैड लेके नहीं जाएंगे, पेन पेंसिल लेके नहीं जाएंगे, आप इरेजर नहीं लेके, पेन भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको जो है ना मास्क जो आप लगा के यहाँ से जा रहे हैं वो मास्क भी आप निकाल देंगे, वहाँ पर आपको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ का मास्क आप यूज़ करेंगे, वही मास्क लेके अंदर चले जाएंगे। तो आप अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ मत लेके जाइए जिसकी वजह से आपको अंदर जो है ना, अच्छा, आप लेके भी यहाँ से जाएंगे तो वो आपको दरवाजे के बाहर रखवा देंगे जी, जैसे कि सोने की बालियाँ हैं,
नाक की दाल की बात कर रहा हूँ, नाक की दाल भी नहीं होनी चाहिए, या फिर चेन नहीं होनी चाहिए, या कोई फिर कोई भी जेवर, डोरी, ताबीज, कोई जेवर नहीं होनी चाहिए, कोई जेवर मत रखिए आप। तो आप अगर से लेके भी जाएंगे तो फिर आपको बाहर रखाया जाएगा और वहाँ पर खुला और खुला बोल देंगे ये सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो अब आप जो है ना महंगा फ़ोन साथ में लेके जा रहे हैं समझिए, या जेवर है आपका, ये आपका नुकसान है अगर ऐसा करते हैं। खुदा ना खास्ता वहाँ से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो गैर ज़रूरी है ना। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल सिंपल ड्रेस, बेहतर ये है कि कॉटन ड्रेस पहन के जाइए, बिल्कुल कोई मसला नहीं रहता, आपको जो है ना सुकून रहता। कॉटन ड्रेस पहन के जाइए, अपने साथ कोई चीज़ मत लेके जाइए, इवन वॉच भी लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अंदर वॉच आपको अलो नहीं किया करेंगे, ब्लूटूथ अलो नहीं होगा आपका, ईयरफोन अलो नहीं होगा आपका, डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी चीज़ अलो नहीं होगी। कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते आप, तो ये कोई अपने साथ मत लेके जाइए, सिर्फ हॉल टिकट लीजिए और जो है ना ये कार्ड नहीं, डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आपको अपने साथ जो है ना आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड है, जनरली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, क्योंकि पैन कार्ड जो है ना सबके पास नहीं होता है। आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल। और वो वोटर आईडी जो है ना, जिसकी 18 साल उम्र नहीं हुई उनको वोटर आईडी रहता है उनके पास। तो अब सब मैं रोक रहा हूँ आपको, माजरत खा हूँ। आधार कार्ड जब बच्चे ओरिजिनल ले जाएंगे तो इसे कहाँ रखा जाएगा? आधार कार्ड वो साथ में रहेंगे उनके, उसको देखिए जो आईडी प्रूफ आप साथ लेके जा रहे हैं ना, आईडी प्रूफ तो जरूरी है, वो मंगाएगा आईडी प्रूफ देखने के लिए। आधार कार्ड में एक चीज़ ये है, ओरिजिनल भी आप ले जाएंगे, साथ में एक जेरॉक्स भी लेके जाएंगे। अच्छा। तो आधार कार्ड वही अलाउ है जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी हुई है, दिन, महीना और साल। फॉर एग्जाम्पल रब साहब, बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया, वो आधार कार्ड वैल्यू है जिस पे दिन, महीना और साल लिखा हो। बाज़ अफराद को आज भी, बाज़ लोगों के पास सिर्फ ईयर है, वो अलाउ नहीं है। तो अब ये बच्चे क्या करें जिनके पास ये है? अगर चाहिए दूसरा अल्टरनेट लेके जाइए आप, अल्टरनेट लेके जाइए। लास्टली अगर जो कुछ भी नहीं है आपके बैंक अकाउंट का पासबुक लेके जाइए, हर बच्चे के पास पासबुक है जी, बैंक अकाउंट का लेके जाइए। या कॉलेज से, अब जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ पे आपको आईडी इशू होता है, वो लेके जाइए साथ में। अल्टरनेट 2-3 चीजें रखिए। तो आपकी नज़र में ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? कोई बड़ा मसला नहीं है। हमेशा जो है ना हर चीज अल्टरनेट रखना, हमेशा अल्टरनेट रखना। आप कभी खुदा ना खास्ता कोई एक चीज़ के ऊपर एतराज़ हुआ तो फौरी ठीक है भाई हटा दीजिए, ये ले लीजिए आप। तो पैन कार्ड अगर आपके पास है बहुत अच्छा है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है बहुत अच्छा है, फोटो आईडी कार्ड चाहिए आपको, फोटो आईडी कार्ड चाहिए। पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं वोटर आईडी, अगर कोई 18 साल के बच्चे हैं वोटर आईडी उनके पास है तो वो भी वैलिड है आपको। तो आपके जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। ये तो हम जो है ना बिफोर बच्चों को इत्तला दे रहे हैं, उसमें सारे आपको ये चीज़ें पीछे लिखी हुई मिलेंगी इंस्ट्रक्शंस में। तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। इंस्ट्रक्शंस में जरिए भी आप गड़बड़ करके जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, मेंटली आप परेशान हो जाएंगे। जिस काम के लिए आप गए हैं वो काम जो है ना अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने आप को जो है ना छड़े छाट बोलते हैं हमारे हैदराबाद में, तो छड़े छाट चले जाइए, तो कोई मसला ही नहीं होता वहाँ पे। सही फरमाया आपने। ये आईडी प्रूफ आपको साथ में रखना है। इससे हट के कुछ बच्चों को जो है ना जैसे पानी का मसला आता है तो आप आधे लीटर की छोटी बोतल अपने साथ रख सकते हैं। छोटा सैनिटाइजर जो आता ना वो अपने साथ रख सकते हैं, आप लेके जाने देंगे, अंदर लेके जाने देंगे आपको। तो एक बोतल लेके जा सकते हैं आप, सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद में जो है ना आपको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। पानी वैसे पानी वहाँ पर वो लोग भी रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एहतियात ये कर नहीं भाई हम घर का ही पानी पिएंगे। तो आप जो है ना एक छोटी बोतल 500 ml की लेके जाए, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पे। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में दाखिल हो गए। डॉक्टर साहब इससे पहले मुझे एक सवाल करना दिल चाह रहा है आपसे। डॉक्टर साहब ये नीट इम्तिहान है, इसमें पर्चे में सवालात क्या आते हैं, कैसे आते हैं, ये किसी को पता नहीं होता। तो फिर इतनी सख्ती करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आपको पहले पैटर्न बता दिया जा रहा है ना आपको। आपको पैटर्न बता दिया जा रहा है, किस तरीके से अटेंड करना बता दिया जा रहा है, कितने सवालात अटेंड करना है। अभी हम आगे आ रहे हैं ना अब आगे। तो जैसे ये हो गया आप अंदर जाने के बाद में जो है ना आपको अच्छा साथ में फ़ोटोज़ भी लेके जाना है आपको, क्योंकि आप अटेंडेंस शीट में आपको फ़ोटो भी लगानी होगी। फ़ोटो वही लेके जाइए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपलोड किए थे। नीट का जब एप्लीकेशन आप फिलअप किए थे ना उसमें जब अपलोड किए थे वही फ़ोटो साथ में लेके जाइए। और वहाँ पे आपको जो है ना लगाना पड़ेगा। 2 नहीं 4 साथ में रखिए। वो लोग 2 पूछते हैं लेकिन आप 4 साथ में रखिए ना, क्या बुरा है, कोई मसला नहीं है।
तो फ़ोटोज़ भी आपको लेके जाने का है। जाने के बाद में जब आप बैठ जाएंगे टेबल पे, बैठने के बाद में आपको जो है ना अटेंडेंस हो जाएगी, आपके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, फ़ोटो ले लिए जाएंगे, थंब इम्प्रेशन भी लेके जाएंगे। अच्छा, कुछ वक्त क्या होता है कि थंब इम्प्रेशन के लिए वहाँ पर स्टैम्प पैड का अरेंजमेंट नहीं होता है, कभी डिजिटल होता है, कभी स्टैम्प पैड का होता है। तो अगरचे वैसा है तो आपके इंस्ट्रक्शन में वो लिख देगा कि यू हैव टू कैरी थंब इम्प्रेशन अलॉन्ग विद यू बोल के। जैसा पिछले हफ्ते मेरी लड़की जो है ना ESA का एग्ज़ाम लिखी, तो उनको लिख दिया गया था कि यू हैव टू कैरी थंब इम्प्रेशन स्टैम्प पैड फॉर पुटिंग थंब इम्प्रेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप साथ में ख़रीद के रख लीजिए, अगर ज़रूरी होता है तो यूज, वरना वो लोग प्रोवाइड करेंगे, मगर वो आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएगा कि वेदर यू हैव टू कैरी और नॉट। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप हर चीज़ के लिए आप क्या है मालूम है, अल्टरनेट अरेंजमेंट करके रखिए, साथ में लेके जाइए, ज़रूरत नहीं है वापस दे दो। वाली तो जो भी आपके स्काउट आएंगे उनको दे दीजिए, बाहर रख दिया जाता है। थंब इम्प्रेशन तो कोई उठा लेकर जाने वाला नहीं है। तो इस एतबार से जो है ना आप इन चीज़ों का जो है ना साथ में रखना ज़रूरी है। अब जब आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू होना है, समझिए ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गया, अटेंडेंस शीट हो गया और आपका थंब इम्प्रेशन ले लिए गए, आपके फ़ोटो ले लिए गए, सारी चीज़ें होने के बाद में जब शुरू होगा तो आपको बुकलेट दिया जाएगा। एक कौन सा क्वेश्चन पेपर का बुकलेट दिया जाएगा। तो जब क्वेश्चन पेपर का अच्छा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है 4 सेट में होता है सीटिंग अरेंजमेंट। लास्ट ईयर जो है MNOPQ ऐसा लिए थे, M1 M2 M3 M4 M6 तक गया, N1 N2 N3 ऐसा होता है। तो आपको जो टेबल अलॉट किया गया है आपके हॉल टिकट के नंबर से, आप वो देख लीजिए कि वो टेबल पे M1 है या N1 है। अच्छा, ये भी देखना ज़रूरी है। वो आप देख लीजिए, देख के आप वहाँ पे बैठ गए तो आपको जो बुकलेट दिया गया है वो M1 का ही दिया गया है, N1 का दिया गया है, वो भी देख लेना आप। अच्छा, तो वो बुकलेट जैसे आप देख लेंगे, बुकलेट पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, आपको आगे कैसा क्या करना है, कितना करना है। तो वो बुकलेट आप ले लेने के बाद में जब OMR शीट दिया जाएगा, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आपको OMR शीट पहले देते हैं फिलअप करने के लिए, क्योंकि आपको नाम फिलअप करना होता है। अच्छा, उसमें जो है OMR शीट में क्या होता है, इंशाल्लाह मैं एक अलग से जो है ना रब साहब, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए बच्चों के ताल्लुक से। तो एक्चुअली होता क्या है रब साहब, वो OMR शीट जो जिसे कहते हैं उसमें एक ज़ीरो आता है। जी एक 4 ज़ीरो जो रहते हैं, चार सर्कल्स ऑप्शंस के लिए फिलअप करने के लिए। तो ये ज़ीरो को किस तरह फिलअप किया जाए, आप आमतौर पर बच्चों को समझा आ रहा हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। तो आपको पहले OMR शीट जब ले लेंगे आप, तो आप उसको पहले ये देख लीजिए कि आपका जो बुकलेट दिया गया है M1 है, सही तो है OMR शीट भी M1 का है या नहीं। अच्छा, बाद वक्त बच्चे बड़ी गड़बड़ कर डाले करके जो है ना पूरे मार्क्स खो दिए हैं। तो अगरचे वो OMR शीट आपका N1 का आ गया और आपका बुकलेट जो है ना M1 का है, तो उसके क्वेश्चंस अलग रहेंगे, OMR शीट के जवाब अलग हो जाएंगे आपके, क्योंकि बबलिंग है, हाथ से लिखने वाला नहीं है मामला। तो जब बबलिंग में जो है ना 1 2 3 4 ऑप्शन तो रहेगा आपका। तो आप जो भी N1 बुकलेट पे आप अगरचे 1 या 2 को जो है ना वो करें, ये आप बबल कर दिए समझिए आप, तो 2 जो है ना M1 शीट के जो क्वेश्चन है उसे टैली नहीं होगा ना। अच्छा, तो इस वास्ते आप OMR शीट का सेट भी देख लेना, जो आप क्वेश्चन बुकलेट आया है वो उसका देख लेना। देख लेके अगरचे खुदा ना खास्ता गलत आया है तो इन्विजिलेटर को फौरी देख के चेंज करवा लेना, इमीडिएट चेंज करवा लेना करके। OMR शीट का पहले जो है ना जो यानी आपका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको भर लेना है। अच्छा, वो भी जो है ना 2 किस्म के होते हैं। पहले ऊपर आपका नाम के लिए डब्बे बना दिए गए हैं, तो डब्बों में आप अपना पहले नाम लिख लीजिए। जैसा मेरा नाम अब्दुल रब ABDULRAB, ऊपर डब्बे में पहले मैं लिख लूँगा। उसके नीचे ABCD के जो है ना राउंड वो दिए हैं वो लोग, सर्कल अभी आप जो बोल रहे थे ना, वो सर्कल में जो है ना पहला जो है ना A है, तो पहला मेरा A मैं बबल करूँगा, B आया AB, सेकंड वाला जो है ना A को छोड़ के B को करूँगा, थर्ड में जो है ना D आया है तो D को करूँगा। अच्छा। तो इस एतबार से जो है ना ABDUL ऐसा जाएगा, RAB फिर R A वाले तो फिर पहला आ गया B। तो उस एतबार से सर्कल जब आपको करने का है तो आप अल्फ़ाबेट देख के उसको सर्कल, ऊपर आपका जो अल्फ़ाबेट है जो डब्बे में आप अल्फ़ाबेट लिखे हैं वहाँ पर भी आप A नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बबल्स को ही भरना है, बबल्स को ही भरना है, वहाँ पे लिखना नहीं है, क्यों ऊपर लिख दिया। ये आसानी मुहैया की जा सकती है जी नहीं, ये जो है ना क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्युएशन है पेपर का, तो कंप्यूटर जो है ना उसी को एक्सेप्ट करेगा जो आप लिखते हैं। जी, हाथ से लिखे हुए को नहीं एक्सेप्ट, खाली बबल्स को एक्सेप्ट करेगा।
तो ये आप कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर बताते हैं, ये हम क्या है एहतियातन बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्विजिलेटर आपको बताते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है आपके लिए। अब कुछ बच्चों के एक प्रॉब्लम आए हैं, ये बबलिंग से पहले मैं आ रहा हूँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, अब जो इम्तिहान होने वाला है कितने लैंग्वेज में हो रहा है? 13 लैंग्वेज में हो रहा है। इंग्लिश प्लस 12 जो है ना, इंग्लिश, हिंदी और 11 जो है ना रीजनल लैंग्वेज है, जिसको आप वर्नाकुलर कहते हैं, जिसमें उर्दू भी है, उर्दू भी है, बंगाली है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, उड़िया है, कई है जबान। तो इसमें क्या हो गया है, कुछ बच्चे जो है ना जब एप्लीकेशन फिलअप किए थे गलती से, परसों ही जो है ना एक बच्ची मेरे पास आई थी कि उसका तो खैर एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज हो गया बेचारी का, वो एपी पड़ गया तेलंगाना की जगह। हालांकि उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे, वो टेक्निकल क्या डिफेक्ट आया पता नहीं, बहरहाल हो गया, जो हो गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब वो बच्ची का सिटी जो डिक्लेयर हुई है वो विजयवाड़ा हुई है, तो विजयवाड़ा में सेंटर आएगा, उसका हाल टिकट में मालूम हो जाएगा, एडमिट कार्ड में कौन सा सेंटर है, तो वो बच्ची वहाँ पर जाएगी, तो उसको तेलुगु पेपर दिया जाएगा और उसके लैंग्वेज में जो है तेलुगु आया है। तो वो कंफ्यूज थी बच्चे के साथ, मैं तेलुगु आती नहीं, मैं कैसा वो करूँ। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि अगर पेपर इंग्लिश का नहीं आया है आपको, इंग्लिश का पेपर एक ही ऐसा है जो सिंगल लैंग्वेज में आता है जी। इंग्लिश का जो बुकलेट होता है ना, क्वेश्चन बुकलेट, वो सिंगल लैंग्वेज में होता है। उसके हट के जितने भी पेपर्स हैं, यानी क्वेश्चन बुकलेट जिसको कह रहा हूँ मैं, सब वर्नाकुलर में आएंगे। मतलब आप इंग्लिश में भी आएगा वो बाइलिंगुअल, और तेलुगु में भी आएगा अच्छा पेपर। तो पहले क्या रहेगा, आपको तेलुगु में आएगा क्वेश्चन, मिसाल क्वेश्चन नंबर 4 है समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 तेलुगु में जो है वही इंग्लिश में रहेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 तेलुगु, क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश, बाजू में रहेंगे वो, ये इधर तेलुगु है, इधर इंग्लिश है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तेलुगु का जो है, अब फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है समझिए, कप्पकु एन्नी वेళ్ళు ఉంటాయి, यानी मेंढक के कितने लिम्स होते हैं, ये एक सवाल है समझिए। हाउ मेनी लिम्स द फ्रॉग हैज, वही उसका यानी वो रहेगा, यानी ट्रू ट्रांसलेशन रहेगा। तो आपको तेलुगु नहीं आती, ओरिया नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, परेशानी की जरूरत नहीं, आप इंग्लिश देखिए, इंग्लिश देखिए, उसका जो सही ऑप्शन है वो आप बबल कीजिए। तो बबलिंग में तो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं है ना, बबल का कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने सुना है रब साहब, इसमें भी फनकारी है बबल करना। बबल करना आप बहुत ज्यादा जो है ना बबल के ताल्लुक से एहतियात के नहीं, वो क्यों बच्चे अक्सर गलती मैं आ रहा हूँ, और क्यों और मार्क्स खो देते हैं। बहुत ज्यादा डेलिकेट सब्जेक्ट है वो, तो मैं पहले ये जो प्रिकॉशन जो है ना वो ले लीजिए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की। एक लड़की का और एक मसला आया था परसों जो है ना, वो करके उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गई है। कहाँ पर, जब एप्लीकेशन दिया था नीट का NTA में, जब एप्लीकेशन वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। वो परेशान है कि साहब हमारे को जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट करते हैं नहीं करते। परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, जितने भी डेटा आपने NTA में दिया है, ये डेटा NTA की हद तक जो है ना महफूज हो जाएगा। आपका एडमिशन का इस डेटा से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जब आप एडमिशन के लिए आएंगे, आपका रैंक डिक्लेयर हो जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आप पास करने के बाद में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, चाहे KNRE हो, NTRE हो, राजीव गांधी, कर्नाटक ऑल इंडिया वैसे तो किसी भी हो, तो उसका एप्लीकेशन फिर से आपको अलग भरना पड़ेगा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन में आप गलती मत कीजिए। यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन आप भरेंगे उसमें गलती करेंगे, वो काबिल माफ़ी नहीं है। यहाँ पर जो है ना NTA का, इसको रहने दीजिए। कुछ बच्चे जो है ना OBC भर दिए, अब विंडो हो गया, खुल गया, बंद हो गया, वो OBC है, रहने दीजिए, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप BC दी, क्योंकि BC कैंडिडेट्स OBC में नहीं आते, तो इस बात से आपको बिल्कुल ये चीज़ें जहन से निकाल दीजिए, ये टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अपना, अगरचे आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप ओरिजिनल साथ में रखिए, एक ज़ेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए ज़ेरॉक्स कॉपी को, वो ओरिजिनल की। वो भी नहीं है आपके पास, अगर वो भी है, एहतियातन आप क्या कीजिए, SSC मेमो भी साथ में रखिए, ओरिजिनल SSC मेमो रखिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, और वही मेन प्रूफ है, तो उसका भी एक ज़ेरॉक्स निकालिए, उसको भी सेल्फ अटेस्ट कीजिए। लड़की खुद करना है या लड़का, जो भी कैंडिडेट है उनको करना है अटेस्ट, कोई दूसरे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये प्रूफ ये ले लिए, आप एक डिक्लेरेशन बना लीजिए, नॉन जुडिशियल पेपर 10 रुपये 20 रुपये के पेपर पे एक डिक्लेरेशन बना लीजिए, टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ड्यू टू मिस्टेक or by your site, my date of birth has been declared as so and so in NEET application form which may kindly be corrected as so and so, बल्कि आपकी सही डेट डाल दीजिए,
डाल देकर जो है ना साइन करके आप अपने साथ में रख लिए। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके आधार कार्ड को और उसको टैली करके देख रहे हो एडमिट कार्ड को करके नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है ना बोले तो आप ये उनके हवाले कर दीजिए। जी बिल्कुल, आसानी से आप तो वो ओरिजिनल भी देख लेगा, जेरॉक्स भी देख लेकर टैली कर देगा। अच्छा, कुछ बच्चों का साहब जब अंदर कोई चीज़ नहीं लेके जाना तो ये लेके जा सकते हैं क्या? भाई ये नहीं लेके गया तो अंदर ही आने देना ना आपको, बाहर ही चेक हो जाएगा आपका ये। तो आप ये बाहर चेक करके आप अंदर भेजेंगे। अंदर आप जब अंदर चले जाएंगे फिर वो सर्टिफिकेट वगैरह अपने बाहर जो है वालिदैन को दे दीजिए या फिर वहीं पे आप रख लीजिए। आपका सर्टिफिकेट कोई उठा लेगा तो नहीं जाएगा, उसका क्या काम आएगा आपका सर्टिफिकेट। तो ये जहन से आपकी कोई भी गलती हुई है तो आप जहन से निकाल दीजिए कि आपने गलती की है। आप हर गलती का जो है ना रास्ता एडमिशन के टाइम पे आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉलेज में जब आप यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे NTR EHS में यूनिवर्सिटी में करेंगे उस वक्त आप एहतियात बरतिए, कोई चीज़ से गलत नहीं होनी चाहिए। वो आपको जो है ना जिंदगी भर तब्दील नहीं होगी। सही बात। हाँ उसको तो अब ये नीट के लिए उतना आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी। तो ये कुछ यानी अहम निकात थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब आते हैं आपके बबलिंग की तरफ। अब शायद ये आखिरी बिल्कुल आखिरी वो है। तो आपके सवाल में जो है ना जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जी। ऑप्शन A B C D। तो ऑप्शन अब उसमें जो है ना उन्हें जवाब भी देता, ऑप्शंस के जवाब भी देता। तो वो जवाब को आप पढ़ लेके कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखना है आपको। जो सही है, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 उसका ऑप्शन 4 सही है जी। तो आप OMR में क्वेश्चन नंबर 2 के बाजू में 4th जो बबुल है सर्कल जो है ना वो सर्कल को ऐसे भरना है कि उसकी जो बॉर्डर है, सर्कल का जो बॉर्डर है वो पूरा जो है ना अंदर से पूरा आपको जो है ना फिलअप करना है। पेन से, बाल पेन से कीजिए, ब्लू से कीजिए या ब्लैक से कीजिए, दोनों अलाउ है। वो पूरा करना और अंदर कोई स्पॉट बाकी नहीं रहना। अच्छा, तो अगर छोटा सा स्पॉट भी ऐसा बाकी रहा तो आपका क्वेश्चन आपका जो है ना आंसर अगर सही भी दे, आपका जो आंसर है ये ऑफिस रेस्पॉन्स में चला जाता है जिसके मार्क्स नहीं देते, फिर आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ता वहाँ आरओ में ऑफिस रेस्पॉन्स क्या है और नेगेटिव मार्किंग क्या है उसके बाद भी आरओ में। तो अब ये जब तक कि आप पूरा ब्लैक नहीं भरेंगे, थोड़ा भी स्पॉट नहीं छोड़ देंगे या जहन से निकाल दीजिए, आप पूरा जो है ना एग्जैक्ट भरिए। राउंड सर्कल का जो बॉर्डर है उसके बाहर नहीं जाना लकीर आपकी, और उसके अंदर खाली भी नहीं रहना, अंदर खाली भी स्पॉट नहीं रहना। ये जहन में रखिए। ये बबलिंग करते वक्त बच्चे जनरली जो है ना गड़बड़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है ना ऑफिस रिस्पॉन्स में डाल देता है। गलत है नहीं बोलते वो लोग जी, गलत है नहीं बोल रहे, ऑफिस रिस्पॉन्स में डाल देते, उसके मार्क्स नहीं देते। तो फिर आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ता, जब की आती है ना की के साथ कॉन्टेस्ट करना पड़ता। कॉन्टेस्ट करने के बाद में फिर उसको जो है ना लास्ट ईयर वरंगल के एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि 4 उसके जो है ना आंसर्स को जो है ऑफिस रिस्पॉन्स में डाल दिया गया था। तो एक ऐसा मालूम कैसे हो बच्चों को? आपको स्कैन कॉपी देते हैं ना। अच्छा, जब आप पूछेंगे उनको तो आपको आप स्कैन कॉपी देते। तो उसमें क्या था, एक बच्चे, अच्छा जनरली और क्या होता है मालूम है, बच्चे एक क्वेश्चन देख लिए, उसका ऑप्शन आपको मालूम हो गया, 4th है उसका ऑप्शन। बाय द जरा दहन जो है क्या है आदमी का थोड़ा इधर 3 है कि 4 है कि, तो 3 है कि 4 है कि बोल के आप क्या करते, 3 के ऊपर पेन रखते आप खाली, उसका जो डॉट है वो पेन वो 3 के ऊपर, 3 के बबुल में सर्कल में जो है ना उसका डॉट आ गया जी। बाद में नहीं है 4th सही है बल्कि उठा के इधर कर लिया, वो डॉट भी जो है ना वो परेशानी का बाइस बनेगा, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। फिर ऑफिस रिस्पॉन्स में जाएगा वो। तो वो आप पहले पक्का सोच लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ये बताए हैं कि साहब क्वेश्चन पेपर में पहले ज़रा टिक कर लीजिए, बेहतर है कि वो OMR में है, लेकिन उसमें टाइम बच्चों का खराब होता है। तो वो फिर देख लिया, वो आपके लिहाज से आप अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को जो चीज़ इजी है वो हिसाब से कीजिए, वरना बाद में जो है ना टाइम कम ने। इस बार कैंडिडेट्स बड़े खुशनसीब हैं, 10 मिनट ज़्यादा, 180 20 मिनट ज़्यादा, 180 क्वेश्चंस के 200 मिनट दिए जा रहे हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट दिए जा रहे हैं। आपको 5:20 तक जो है ना एग्ज़ाम है, 2 बजे से शुरू होगा और अच्छा आसानी के साथ आप कर ले सकते हैं। तो OMR शीट जब आप बबलिंग करेंगे, उसका जैसा कि वाजिद साहब बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे थे, तो बहुत एहतियात से कीजिए। वो भी एक समझिए कि आर्ट है, बबलिंग भी एक आर्ट है। जरा आप सर्कल के बाहर जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगा, सर्कल में थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह मैं इसके बाद में जो है ना बोर्ड लगा के आपको डेमो भी दूंगा जी, बिल्कुल डेमो भी दूंगा, क्योंकि आज हमारे पास बोर्ड नहीं है, मैं इंतजाम नहीं कर सका। इंशाल्लाह बोर्ड लगा के जो है ना मैं आपको डेमो भी दूंगा। एक 2 दिन का हमारे को टाइम दीजिए, इंशाल्लाह वो भी करेंगे हम। तो जब ये आपका हो गया एग्ज़ाम का, तो अब
क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है। बाद बच्चे मेरे से पूछेगा साहब जनरली हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों। तो नेगेटिव मार्क से बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जो प्रिपरेशन किए हैं ना, तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे बुकलेट में, तो जो क्वेश्चन आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अभी इसका जवाब बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट राउंड में क्या कीजिए, आप उसको पूरा जो है ना वही सवाल को लीजिए, उसका OMR में बबल कर दीजिए। ये लिखिए वही सवाल को लीजिए जिसका जवाब आप जानते हो अच्छी तरह। अब जितने मिसाली तौर पे आप आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस आएंगे आपको 200, उसका भी मैं अलग बताऊंगा। तो पहले ये प्रोसीजर करके वहाँ जाते हैं। तो 180 क्वेश्चंस में मिसाल के तौर पे आपको 120 फर्स्ट राउंड में जो है ना आप कॉन्फिडेंट है क्वेश्चन के, फट उसको राउंड ऑफ करते चले जाइए। तो होगा क्या, ये टाइम आपके पास बच जाएगा जी। ये करने में जाने आपको 1 मिनट सवा मिनट जो मिल रहा है आप 10 सेकंड में कर दिए, तो उधर 1 मिनट आपका दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए मिल जाएगा ना। तो ये पहले कर लीजिए। करने के बाद में सेकंड में फिर आप रिव्यू कीजिए, आराम से बैठ के देखिए, आराम से रिव्यू कीजिए। अब उसमें थोड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले राउंड में जो है ना आपके दिमाग में जल्दी नहीं आए थे, अब आ जाते हैं, नहीं ये आंसर सही है, जब उन लोगों को अटेंड कीजिए। जी बिल्कुल। तो अब आपके हो गए 150। अब बाकी के जो 30 है उसमें आप जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं है, डावाडोल है, तो अल्लाह के लिए एक भी क्वेश्चन को आप टच मत कीजिए। क्या बात है रब साहब, बहुत बेहतर। इसलिए मत कीजिए कि आप यहाँ पर जो ये 150 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स आपको जो मेरे 600 मार्क्स आप आ गए आपके पास। अगर आप 30 में आप 20 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो हर रॉन्ग क्वेश्चन यानी आंसर का जो है ना 1 मार्क कट होता है। तो मतलब आप जो 600 मार्क्स कमा लिए थे उसमें से 20 मार्क्स कट गए आपके, तो आपके 580 हो गए। आपको 600 ले लिए थे आप ऑलरेडी, गैर ज़रूरी हिर्स में जाके, गैर ज़रूरी कन्फ्यूजन में जाके आप 20 मार्क्स आपने कटवा लिए। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं रब साहब कि जिस सवाल का आपको जवाब मालूम ही नहीं है उसको टच करने की आप जरूरत बिल्कुल मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ये समझ कर लग गया तो लग जाता होगा, नहीं लगता। ये लगने का जो है ना दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। वही क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को बबलिंग कीजिए जिसमें आप 110% श्योर है, कॉन्फिडेंट है। वरना आप ज़रा भी यानी शक है आपको कि ये आंसर गलत है, उसको टच मत करो आप, क्योंकि वो आपको निशाना देना तो दूर की बात रही, मार्क्स देना उल्टा आपके मार्क्स कटवा देगा। तो ये चीज़ को जो है ना पक्का ध्यान में रखिए जी बिल्कुल। अब रहा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, अब हमारे पास जो है ना इस बार क्या लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, इस बार तो टाइम बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर 180 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का जो है ना 180 मिनट्स ही दिए थे वो लोग, लेकिन इस बार जो है तो क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा 200 क्वेश्चन का रहेगा। मतलब हर सब्जेक्ट में 50 जो है ना क्वेश्चंस आपको रह जाएंगे, लेकिन उसमें हर सब्जेक्ट में आपको 45 आंसर से ही देना है। 45 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है। 5 आपके लिए ऑप्शनल रखे गए हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है जी। ये सारे कंडीशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, पर्टिकुलरली इस साल जो बच्चे नीट लिख रहे हैं वो लोग कंफ्यूज नहीं हो। लास्ट ईयर जो अटेंड किए हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का। तो आपका क्वेश्चन पेपर है 200 क्वेश्चन का, ओके जी। उसमें से आपको अटेंड करना है ओनली 180 क्वेश्चंस, और हर सब्जेक्ट में आपको जैसे बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी तो 50-50, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50। जनरली क्वेश्चन जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसा आता है। तो आपका ये क्वेश्चन पेपर जो 50 का है, मतलब 50 बॉटनी को ले लेंगे, 50 का है। तो 50 को क्या किए हैं वो लोग, 2 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। 50 क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे जी। पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंडेटरी है, पूरे उनका जवाब देना आपको अटेंड करना ही करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत करेंगे नेगेटिव। साहब 35 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैं क्या करूंगा, समझिए मैं स्टूडेंट हूं, मैं 34 क्वेश्चंस करता हूं, एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, छोड़ दो, आपके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छा, बस वो 4 मार्क्स ही कम होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। लेकिन सेक्शन बी में जो है ना, जो 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन बी में, पार्ट बी जिसको बोलते हैं, उसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन से ही अटेंड करना है। अच्छा, 10 क्वेश्चन जो है ना आप 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, यानी कि आपको जो आते हैं वो कीजिए, आप जो आते हैं, लेकिन 10 ही कीजिए।
11 नहीं करना, 11 नहीं करना, 11 करे अगर 1 to 10 में कहीं एक गलत है तो वो मार्क कट जाएगा आपका। हालांकि 11 सही है, अच्छा 1 to 10 में आप जो गलत करें ना वो कट जाएगा आपका मार्क्स। आप पूरे 15 कर लिए, आपको पूरे 15 याद है समझिए, पूरे करें आप तो भी आपको 10 के ही मार्क्स मिले, 40 मिलेंगे उसमें मार्क्स। गैर जरूरी आप मेहनत आपको करने मार्क्स की क्या जरूरत है? बच्चे कंफ्यूज इसी में हो रहे हैं। पिछले हफ्ते बच्ची मेरे से ये बता रही कि साहब मेरा जो है ना पार्ट बी में ही मेरा कंफ्यूजन की वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए बल्कि। तो अब 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप 35 में जो है ना आपके 5, जैसा वाजिद साहब ने कहा कि 34 करे, एक छोड़ दिए थे, एक नहीं 5 को आप जो है छोड़ दिए। आप ये नहीं सोचिए कि ये 15 में के मैं पूरे 15 कर लिया, ये पूरे सही है, आपको याद है तो ये 5 उधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो 5 आपके गए, वो आपके 30 का ही वो ले लेगा, 35 का नहीं लेगा, वो 30 मार्क्स का ही आपको 120 मार्क्स देगा वो। यहाँ पे आप 15 करें ना, 15 फोर द 60 मार्क्स नहीं देगा आपको, वो 40 मार्क्स ही देगा आपको। सही, वो 40 मार्क्स में कंडीशन ये है कि 1 to 10 में गलत नहीं होना आपका। आप 15 पूरे अटेंड कर लिए, 1 to 10 में गलत तो 10 को जो है ना डिडक्ट कर देगा वो, डिडक्ट यानी रोक देगा, 10 पे लाके रोक देगा आपको। 10 के ऊपर यानी 36 to 45 जो मैंने वो है 10 क्वेश्चन है, उसमें जो भी गलत रहेगा उसके मार्क्स कट जाएंगे आपके जी। नीचे सही है 5 मार्क्स, लेकिन वो कट जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और नेगेटिव मार्किंग से इतना बचिए जैसा हम जो है ना आग से बचते हैं। नेगेटिव मार्क आग है आपके लिए, तो आग से जैसा बचते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। थोड़ा सा पानी लेते जी बिल्कुल लीजिए रब साहब। तो दोस्तों रब साहब कह रहे थे कि आपके नेगेटिव मार्क्स आपको परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। परेशानी में क्या, आप जो भी कमाए हैं उसमें से आपका नुकसान कर देते हैं, उल्टा नुकसान कर देते हैं। कई बच्चे हैं तो रब साहब मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, 17 तारीख को ये लोग जा रहे हैं, तो इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। उम्मीद है कि अब के साल बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएं और अच्छे कॉलेजेस का इंतखाब ये लोग करें। तो रब साहब बड़ी खुशी हुई आप हमारे। इसके बारे में फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 35 ए सेक्शन 15 बी सेक्शन में फिर से एक बार मैं आपको एहतियात से जो है ना आप बबलिंग करने के लिए कहता हूँ मैं कि 35 में आप जो चाहे कीजिए, ये 36 to 50 जो है आपके 15 उसमें सिर्फ 10 करना है, आपको 10 करना है। 10 में जो आपको समझ में आते हैं वही 10 कीजिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप 15 कर रहे हैं, उसमें से 5 जो है ना 1 to 10 में गलत जा रहे हैं और आप तो वो 5 जो है ना आपके डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। और नहीं आप 15 के 15 बिल्कुल सही हैं तो भी आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। आप उधर ये समझ रहे हैं कि भाई वो 35 में मैं कम करा था ना, ये उसमें मिलेंगे, नहीं, वो 35 अलग है, ये 15 अलग है। तो रब साहब मैं समझता हूँ ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये थोड़ा आसान होते होंगे मेरे ख्याल। आसान नहीं, वो इसलिए जो CBSE का जो कोर्स होता है ना उसमें जो है ना थोड़ा वो स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है उनका, तो उसमें ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ के 10 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। यू हैव टू अटेंड ओनली 45 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेंड ओनली 45 क्वेश्चन, 35 + 10, 35 + 10 हर सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स में 35 + 10, केमिस्ट्री में 35 + 10, बॉटनी में 35 + 10, जूलॉजी में 35 + 10। तो इस एतबार से आपके 720 मार्क्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो आप लोगों को अल्लाह जो है ना साथ देगा, आपकी मेहनतें कामयाब होगी। और जैसा कि वाजिद साहब ने कहा, दुआ किया है कि आज इस साल हमारे स्टेट से ज़्यादा बच्चे जो है ना MBBS। हमारी तो नेक तमन्नाएं इनके साथ हमेशा हैं रब साहब। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में हमारे देश के अच्छे डॉक्टर बने, नाम कमाएं और हमारा भी इलाज करें। तो रब साहब आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फिर हम एक दूसरा प्रोग्राम बहुत जल्द रखेंगे, डेमो के साथ रखेंगे इंशाल्लाह, डेमो के साथ रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रब साहब आप तो शुक्रिया तो मैं आप लोगों का अदा करता हूँ कि आप लोग 12 नहीं रब साहब हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को परेशानी ना हो। बेशक नीट के लिए आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, नीट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है। ये बच्चे आला तालीम में जा रहे हैं, बड़ी तालीम है और पढ़ना भी बहुत है, ये लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने की काविशें कर रहे हैं। तो हम
इनके मददगार बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा इक़दाम है आप लोगों का। तलबा और तालिबात, काबिल सिताइश है। शुक्रिया अरब साहब, बहुत बहुत। तो मैं बच्चों से विदा लेने से कबल ये कहूँगा कि जो रब साहब ने आप लोगों को हिदायत जारी किए हैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप बार बार देखिए और बार बार देखकर उसकी तैयारी कीजिए ताकि आपको आसानी हो। रब साहब ने बताया है कि 15 तारीख़ तक आप फुल पढ़ाई कीजिए, 18 से 20 घंटे पढ़ना आपको है, और 15 तारीख़ के बाद आप बिल्कुल शांत होकर घर में रहिए और आराम कीजिए। जब आप सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए या मरकज़ के लिए निकलेंगे तो फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, आपको वहाँ तक जाने तक आसानी होगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे करियर गाइडेंस। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।